गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन टॉपिक है अपना रक्त के बारे में। कल पढ़ रहे थे क्लास 10th का अपना रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एवं सर्कुलेशन सिस्टम। तो कल अपन रक्त के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, आज डिटेल से पढ़ते हैं। कल प्लाज्मा तक पढ़ लिया था कि प्लाज्मा 55% रक्त का भाग बनाता है और ये द्रव के रूप में फॉर्म में पाया जाता है। तो रक्त के अंदर दूसरा भाग रक्त कणिकाएं या कोशिकाओं को 3 भागों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स विवरण। अब उनके एक एक के बारे में अपन आज पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले रक्त के 3 कणिकाएं, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो देखो, अब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, तो उसका इर्थ्रोसाइट, साइंटिफिकेशन नाम उसका है इर्थ्रोसाइट। अब इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसके अंदर केंद्रक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण। और ये सर्वाधिक 99% कोशिकाएं यही पाई जाती है। इनकी संख्या सर्वाधिक है। सामान्यतः इसकी संख्या 45 से 55 लाख घन मिमी होती है। तो पढ़ते हैं लाल रक्त कणिकाएं। पहला आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। इसमें पहला पॉइंट देखो, इसके बारे में, इसको इर्थ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आरबीसी, केंद्रक विहीन, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक विहीन होती है तथा इसका रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिक वर्णक की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिक वर्णक की उपस्थिति के कारण। समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट है आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार गोल या अंडाकार होता है। गोल या अंडाकार होता है। गोल या अंडाकार होता। चौथा हो गया आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये 120 दिन तक इनकी जीवन काल तक जीवित रहते। अब देखो, आपको पूछ रहे आरबीसी के बारे में, तो इसको साइंटिफिकेशन नाम इर्थ्रोसाइट। आरबीसी में केंद्रक विहीन यानी केंद्रक नहीं होता है तथा इसका रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिक वर्णक की उपस्थिति के कारण। और आरबीसी का आकार गोल या अंडाकार होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, आरबीसी का आकार गोल या अंडाकार, कभी कभी हंस्याकार। हंस्याकार कैसे? जैसे यूं हंस्याकार होता है। हंस्याकार होने के कारण आरबीसी का कभी कभी आकार हंस्याकार होने के कारण उनको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उनको मलेरिया रोग कभी भी नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जिन आरबीसी का आकार हंस्याकार होता है उनको जिंदगी में कभी भी मलेरिया रोग डिजीज नहीं होगी क्योंकि ये उस पर अटैक कर देते हैं। तो समझ में आ गया ये आरबीसी के बारे में, नोट कर लो। और एक इंपोर्टेंट और है, ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का
रक्त कोशिकाओं का 99% भाग है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग बनाती है। कौन? आरबीसी। समझ में आ गया? नोट कर लो। और फिर नेक्स्ट है अपना डब्ल्यूबीसी, जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती है, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है और उसके अंदर वर्णक नहीं होने के कारण रंगहीन होती है। वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उनके भी अलग प्रकार है, मेन इंपोर्टेंट, तो ये नोट करो। ठीक है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको साइंटिफिकेशन नाम उसका ल्यूकोसाइट है। इसको इर्थ्रोसाइट और इसको ल्यूकोसाइट। नाम आरबीसी नहीं देगा, 10th बोर्ड के अंदर सीधा देगा इर्थ्रोसाइट, पर टिप्पणी या इर्थ्रोसाइट का जीवन काल तो वो आपको बताना है। तो दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। एक की देखो, सबसे पहला तो ये शरीर को प्रतिरक्षा का निर्माण करती, प्रतिरक्षा का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर दूसरा हो जाएगा इसके अंदर, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिक वर्णक की अनुपस्थिति के कारण, यानी नहीं होने के कारण ये रंगहीन होती, अनुपस्थिति के कारण डब्ल्यूबीसी का रंग रंगहीन होती है। समझ में आ गया? फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा एक लास्ट इंपोर्टेंट है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, यानी इस श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी जितने भी डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी अपनी मजबूत होती, बाहर से रोगाणु आएंगे उनको रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए प्रतिरक्षा का निर्माण, ये शरीर की प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात होगी। फिर इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। फिर इसमें हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिक वर्णक की उपस्थिति के कारण ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होता है? रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। समझ में आ गया? फिर इन कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, कणिकाएं और अकणिकाएं। तो उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, एक को 3 भागों में और एक को 2 भागों में। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, जब तक नोट कर लो ये। नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं एक चार्ट बना रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को
दो भाग। सबसे पहला हो गया कणिका, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, समझ में आ गया? ग्रेनुलोसाइट। फिर दूसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अकणिकण, उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। फिर देखो, इन कणिकाणों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के। तो 3 भाग कौन से? सबसे पहला तो है बेसोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल, और तीसरा है इओसिनोफिल। समझ में आ गया? ये हो गए इनके 3 प्रकार। फिर इनको 2 भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के। इनको 2 भागों में बांट देता हूं ऐसे। लिम्फोसाइट और इसमें हो जाएगा मोनोसाइट। यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र, यानी रोगाणुओं को मारने की, कोशिकाएं रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखती है। अब देखो, इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब कणिकाओं की संख्या में सबसे अधिक रक्त के अंदर संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स की। किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। जब तक ये 60 बना लो, या आपको पूछ ले कि WBC को कितने भागों में? 2 में, कणिकाणु और कणिकाओं, जिसको ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। और इस कणिकाओं को भी 2 भागों में, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। और इनको 2 भागों में, लिम्फोसाइट, मोनोलिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को 2 भागों में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट चलते हैं, जब तक नोट कर सकते हो। सॉरी, लिम्फोसाइट के 3 है ना? एक और है प्राकृतिक मारक, यानी महारक्षक बोला जाता है। 3 भागों में, उसका नाम है प्राकृतिक रक्षक कोशिकाएं, यानी 3 भागों में बांटा गया है। यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक रक्षक कोशिकाएं। समझ में आ गया? ये 3। नेक्स्ट चलते हैं, WBC के बारे में ही है। देखो, WBC में रक्त के अंदर सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की
पाई जाती है। समझ में आ गया। फिर दूसरा हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा के लिए प्राथमिक कोशिकाएं होती है। समझ में हो गया। यानी लिम्फोसाइट प्राथमिक कोशिकाएं प्रतिरक्षा के लिए होती है। फिर मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यानी मोनोसाइट परिपक्व अवस्था में होकर महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। फिर देखो, महाभक्षक, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यानी मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं। देखो, मोनोसाइट फिर हो गया महाभक्षक कोशिकाएं, महाभक्षक एवं न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर की महाभक्षक कोशिकाएं, प्रमुख कोशिकाएं, प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती है जो बाह्य एंटीबॉडी यानी एंटीजन प्रतिजनों का भक्षण करती है। देखो, अभी समझा देता हूं मैं। यानी WBC में रक्त के अंदर सर्वाधिक संख्या पूछ ले तो न्यूट्रोफिल्स होती है, वो भी कणिकाणु के अंदर कोशिकाएं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा के लिए प्राथमिक कोशिकाएं प्रदान करती है। यानी प्रतिरक्षा के लिए सर्वाधिक प्रदान करने वाली, यानी कि रोगों से लड़ने वाली सर्वाधिक कोशिकाओं की संख्या यानी ताकतवर कोशिकाएं लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहलाई जाती है। फिर देखो, मोनोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। और मोनोसाइट महाभक्षक एवं न्यूट्रोफिल्स मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं जो बाह्य प्रतिजनों यानी बाहर से आने वाली बीमारियों को सर्वप्रथम अटैक कर उनको रोगाणुओं से रोगग्रस्त यानी नष्ट करने का कार्य कौन करती है? प्रतिजनों। ये तीनों कोशिकाएं। भक्षण का मतलब होता है मारना, यानी कि बाहर से कोई बीमारी अटैक कर रही है उसको मारना यानी उससे लड़ने की क्षमता, ये तीनों कोशिकाएं कहलाती है। मोनोसाइट, महाभक्षक और न्यूट्रोफिल्स। और सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। तो वो प्रकार और ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है अपना तीसरा रक्त कणिकाओं का प्रकार, विमाणु, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। लास्ट है जो 3-4 इंपॉर्टेंट उसके बारे में फिर अपन अपने ये टॉपिक अपना प्रकार पूरे हो जाएंगे। फिर कल रक्त के कार्य और ठीक है। लास्ट अपना है प्लेटलेट्स यानी। देखो, WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC और विमाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आपको कभी भी पूछ ले केंद्रक किस किस में, तो याद रखना RBC और विमाणु के अंदर नहीं और WBC के अंदर पाया जाता है। तो तीसरा अपना हो जाएगा प्रकार विमाणु या उसको प्लेटलेट। तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसको
थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा इनका जीवन काल 10 दिन तक। देखो आरबीसी का होता है 120 दिन और विमाणु का 10 दिन, और डब्ल्यूबीसी का मैंने लिखाया नहीं, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लिख सकते हो आप। जीवन काल होता है 4 से 7 दिन तक, 4 से 7 दिन तक, और इनका 10 दिन। ठीक है। और रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है, यानी इन विमाणुओं की संख्या सर्वाधिक आरबीसी को होती है। रक्त में इनकी संख्या 3 लाख घन मिमी होती है। समझ में आ गई? यह भी एक केंद्रक विहीन है। विमाणु में केंद्रक विहीन कोशिकाएं पाई जाती है। फिर है इनका कार्य है रक्त के स्त्राव को, यानी रक्त का थक्का जमने में ये मदद करती है। यानी ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। यानी रक्त का थक्का जमने में क्या करती है? ये मदद करती है। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, आरबीसी का होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन, और विमाणु प्लेटलेट्स यानी इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, साइंटिफिकेशन नाम। इसका जीवन काल 10 दिन होता है मात्र, और रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी। समझ में आ गया? विमाणु में केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक का अभाव होता है। ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। यानी जमने में कैसे? जैसे सर्वाधिक थोड़ी बहुत चोट लगने पर रक्त का स्त्राव सर्वाधिक हो रहा है, तो उसको क्लोट यानी कि जमने में सहायक कौन सी कोशिका है? विमाणु या प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? अब है ये प्रकार हो गए। फिर है अपने रक्त के कार्य, यानी रक्त के कार्य क्या है? तापमान का नियंत्रण रखना, पीएच का नियंत्रण करना, उत्सर्जित पदार्थों में सहायक पोषक तत्वों को विभिन्न भागों में परिवहन करना, हार्मोन्स के अंदर अलग अलग इनके कार्य। कल अपन डिटेल से रक्त के कार्य और रक्त वर्ग यानी रक्त 4 प्रकार का पाया जाता है, ए बी ओ, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सब डिटेल से अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये आपको समझ में आ गया। आज के लिए धन्यवाद। आज अपनी क्लास यही एंड होती है।